हेलो स्टूडेंट, लेक्चर ऑन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आपको स्वागत है। मैं कोई डोलो जो आपको पढ़ाने जा रही हूँ इग्नू केमिस्ट्री, और एमएससी का सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है एमएचआई 110, जिसकी ऑलरेडी मैं प्लेलिस्ट डाल चुकी हूँ। ओके, और इसमें प्लेलिस्ट के साथ मैंने आज सुबह मैराथन भी डाली है। आपका कल आई थिंक परसों 29 जून को आपका एग्जाम है, मैराथन थी। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको मोहनजोदाड़ो वाला जो है एक वीडियो लेक्चर है वो आपको दूंगी, राइट। तो ये आपका चैप्टर है, चैप्टर आपका 7 है। तो मोहनजोदाड़ो जो है आपका ये आ चुका है एग्जाम में, जून एग्जाम में 2026 में मैंने आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। ओके, राइट। थर्ड क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो के गढ़ के टीले पर स्थित कुछ प्रमुख इमारतों पर चर्चा कीजिए, राइट। हमको इसका बताना है कि खुदाई के सर्वेक्षण में, आपको मैंने बताया ना कि नगरीकरण में क्या है, आपका नगरीकरण में ये है कि खुदाई के सर्वेक्षण में क्या क्या प्राप्त हुआ, कैसे वहाँ पर नगर थे, उसकी आपको व्याख्या करनी है। इस पूरी बुक के अंदर हर किसी जगह नगर की व्याख्या करनी है, राइट। ऑलरेडी आपने मैराथन देख चुकी होगी, अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, बच्चे पीडीएफ मांग रहे हैं, तो उसके 2 टॉपिक रह गए हैं। जल्दी से फटाफट कर लेता, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपके लिए मैंने बुक इतनी इजी कर दी है, जिसको बनाने में मुझे इतना टाइम लगा है। तो मैंने आपके लिए पूरा, आप अगर एक दिन भी पहले भी इसको पढ़ेंगे पूरे अच्छे से, तो आपका एग्जाम जो बहुत अच्छा जाएगा, राइट। टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी स्टार्ट करते हैं। मोहनजोदाड़ो, राइट। तो मोहनजोदाड़ो आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा है। हड़प्पा सभ्यता हमने पढ़ी है। तो इस क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है आपका मोहनजोदाड़ो से रिलेटेड, तो आपको इसमें वही वाला डायग्राम बनाना है, हड़प्पा सभ्यता वाला जो मैंने आपको अभी बताया था, राइट। मैं आपको दिखा देती हूँ। कौन सा, ये रहा। आपको इसमें डायग्राम यही वाला बनाना है, राइट। ये वाला डायग्राम बना के, ये पूरी हड़प्पा सभ्यता है जो त्रिभुजाकार थी, राइट। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा मोहनजोदाड़ो का है, राइट। तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता है। हड़प्पा का केंद्र ये है, मेहरगढ़, रोपड़, बालाकोट, नागेश्वर, लोथल, धौलावीरा, रोपड़, आलमगीर, राखीगढ़, कालीबंगन, ये सारा हड़प्पा सभ्यता है, जिसमें से इसका एक केंद्र है मोहनजोदाड़ो। आपको इसके बारे में पढ़ना है, यहाँ से खुदाई से क्या क्या प्राप्त हुआ है, ठीक है। सर्वेक्षण में क्या है, किसने किया है, किस तरीके की नगरीय व्यवस्था थी, राइट। इसमें एक और क्वेश्चन बन जाता है कि मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला क्यों कहा जाता है। तो राइट, पढ़ते हैं इसमें क्या है। तो इसकी मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के तहत की गई थी, राइट। तो इसके बाद सर जॉन मार्शल के निर्देश में व्यापक स्तर पर खुदाई की गई। सिंधी भाषा में मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, राइट। मृतकों का टीला का मतलब क्या है, जब मोहनजोदाड़ो का सर्वेक्षण किया गया, इसकी खुदाई हुई, तो वहाँ से क्या मिला कि वहाँ पर घरों के अंदर, नालियों में, गलियों में, सब जगह जो है हड्डियाँ, कंकाल मिले, मानव कंकाल मिले। तो ऐसा लग रहा है पूरे मानव कंकालों का भरा हुआ है, और कई सालों से जो है 1000 वर्ष पहले, इतने सालों से उस पर मिट्टी की परत जम जम के वो पूरा सा एक टीले टाइप का बन गया है, इसलिए इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। इसमें मृतकों का टीला इसलिए कहा जाता है क्योंकि खुदाई के दौरान यहाँ पर विभिन्न गलियों और घरों से भारी मात्रा में प्राचीन मानव कंकाल और हड्डियां बरामद हुई हैं। और सिंधु घाटी की सभ्यता का यह बेहद विकसित शहर लगभग 1700 ईसा पूर्व में पूरी तरह नष्ट हो गया था। अब ये सभ्यता एकदम से अचानक से नष्ट कैसे हो गई, सब कुछ खराब कैसे हो गया, तो इन कंकालों को देख के लगता है कि सिंधु घाटी में क्या हुआ होगा, कोई भीषण बाढ़ या सूखा पड़ा होगा, जिसके साथ एक साथ पूरी सभ्यता ही खत्म हो गई। शहर के नष्ट होने के बाद सदियों तक मिट्टी की और रेत और की परतें इसके ऊपर जमती चली गई, और एक समय के साथ साथ मलबे में दबकर एक ऊंचा सा टीले के रूप में बन गया, और जिससे कि नीचे मृत सभ्यता और इंसानों के अवशेष दबे हुए थे, राइट। तो ये सब था मृतकों का टीला, इसे इसलिए कहा जाता था। यहाँ की विशेषताएं क्या थी, एक नियोजित शहरी केंद्र था। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता का ही केंद्र है, ठीक है। मैंने आपको डायग्राम में बनाया है। इसका आंसर अगर आप डायग्राम के साथ बताएंगे तो बेटा ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट। आपको साफ साफ सुंदर सुंदर राइटिंग में बड़ा बड़ा आंसर लिखने हैं। बहुत सावधानी पूर्वक तरीके से बनाया गया है, क्योंकि इसकी जो नया नगर योजना है, आपको सबको पता है कि किस तरीके से बनाई है, एक आयताकार शेप में बनी हुई है, राइट। तो इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। इस शहर का एक भाग छोटा होता है, और जो कि एक ऊंचे स्थान पर बनाया गया है, और दूसरा स्थान जो होता है वो निचला होता है, और वो उसमें लेकिन बड़ा स्थान था, जगह जो बड़ा स्थान था जहाँ पर बहुत सारे नगर थे, बड़े बड़े नगर थे, तो उसको निचला स्थल बोला गया है, और जो ऊंचे के साइड पे स्थल था वो छोटा भाग था, राइट। तो उसको जो छोटा भाग था उसको आई थिंक गढ़ बोला गया है। पुरातात्विक विदों ने पहले भाग को गढ़ कहा है,
राइट। तो पहले भाग को गढ़ कहा है और दूसरे भाग को निचला शहर के नाम दिया है। ठीक है। गढ़ को ऊंचाई से इसलिए माना जाता है क्योंकि यह मिट्टी की ईंटों के चबूतरे पर बनाए गए थे। तो मिट्टी ऐसे चबूतरे से बनाए गए थे, ऊंचे ऊंचे, उसके ऊपर बनाए हुए थे और उसके चारों तरफ दीवारें से बनाई गई थी, तो इसलिए वो हिस्सा ऊंचा था। गढ़ जो है, गढ़ में कई इमारतें थी जिनका प्रयोग विशेष सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जाता था। और सबसे महत्वपूर्ण जो वहाँ पर दो संरचना थी वो थी गोदाम और महान स्नानागार। वहाँ पर सबसे विशाल स्नानागार मिला है मोहनजोदाड़ो की खुदाई में, राइट। और वहाँ पर कुछ विद्वानों का मानना है कि इस महान स्नानागार में कुछ अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। यहाँ जो महान स्नानागार है उसका प्रयोग किसी कहते हैं कि कोई ओकेजन के तौर पर किया जाता होगा, उसका प्रयोग। निचला जो शहर होता है, निचला शहर एक दीवार वाला शहर था। ज़्यादातर इमारतें चबूतरों पर बनी थी और ये चबूतरे नींव का काम करते थे और इतने बड़े नगर का चबूतरा बनाने के लिए, मतलब इतना बड़ा जो इतने सारे नगर है, अभी आपको मैंने डायग्राम में दिखाया है कितने सारे नगर हैं उसके अंदर, तो उसको बनाने के लिए कम से कम इतने चबूतरे बनाने के लिए कई मिलियन टन मिट्टी की आवश्यकता पड़ी होगी और कई लाखों मजदूरों की आवश्यकता पड़ी होगी। तो सोचो कितने सारे मजदूर और ईंटें और मिट्टी की ज़रूरत पड़ी होगी। तो ये खुदाई की गई है और ये ईंटें मानकीकृत अनुपात की है। अब जो ईंटों की पक्की दीवारें बनी हैं, चबूतरा बनाने के लिए कई मिलियन टन मिट्टी और उसमें बनाने के लिए कई लाखों मजदूरों की आवश्यकता भी पड़ी होगी। सभी इमारतों से बनी है वो पक्की ईंटों की बनी हुई है जिनको धूप में सुखाया गया है और ईंटें मानकीकृत अनुपात में है, जैसे कि 20 तिहाई तो 2:3, इस तरीके से 2:4, इस तरीके का अनुपात होता है। उस अनुपात में ये ईंटें लगाई गई हैं और यहाँ की जो लंबाई और चौड़ाई क्रमशः ऊंचाई की 4 गुनी दूनी है, 4 गुनी और दूनी है। तो हड़प्पा सभ्यता की सभी बस्तियां में ऐसी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। तो सोचो किस तरीके का पैटर्न बनाया गया था, किस तरीके का आर्किटेक्चर था, किस तरीके की वहाँ पर जो किस तरीके का दिमाग लगा के इस तरीके की संरचना बनाई गई होगी। तो ग्रिड जैसी सड़कें बनाई थी। आपको पता है कि ग्रिड जैसी सड़कें अभी डायग्राम में आपने देखा है, इस तरीके का बना हुआ था, राइट। इस तरीके के घर बने थे आयताकार करके, तो उस तरीके की जो प्रणाली है उस तरीके के इनका घर बना हुआ था। और वहाँ से जल निकासी भी जो थी कि घरों के अंदर एक नाली थी जो बाहर छोटी नाली पे मिलती थी और वो बड़ी नाली पे जाके मिलती थी। तो घरों से जो पानी की निकासी है उसका भी अच्छा इस्तेमाल किया जाता था कि मतलब किस तरीके से एकदम वेल डेवलप तरीके से पानी की निकासी का प्रयोग किया गया था। और ग्रेट पाथ, जिसे महान स्नानागार मोहनजोदाड़ो की सबसे उल्लेखनीय विशेषता में एक है, ठीक है। और यहाँ पर एक बड़ा पानी का टैंक जो शहर में सार्वजनिक, धार्मिक और जीवन का एक अभिन्न अंग था। ग्रेट बाथ को वाटरप्रूफ ईंटों से बनाया गया था, इस तरीके का था। यहाँ पर सारी जगह जो है ईंटे कर करके नीचे यहाँ पर पॉट में यहाँ पर पानी था जो तब था, राइट। तो इसमें पानी, और यहाँ पर सारे लोग बैठते होंगे आई थिंक, है ना। तो इसमें पानी तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई हुई थी। यहाँ पर ये जो है ये सीढ़ियाँ थी, ओके। कला और शिल्प कौशल मोहनजोदाड़ो शहर में अपने कुशल कारीगरों के लिए माना जाता है और जो मिट्टी के बर्तन, गहने, मूर्तियाँ, कलाकृतियाँ, ये सब चीज़ें खुदाई के दौरान मिली हैं। मोहनजोदाड़ो की मिट्टी के बर्तन अपनी उच्च गुणवत्ता वाले शिल्प कौशल को जटिल डिजाइनों के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बिल्कुल सिंपल है, आप एक बार पढ़ेंगे एकदम से याद हो जाएगा बेटा आंसर, ठीक है। सिंधु नदी मोहनजोदाड़ो के स्थायी रहस्यों में से एक है। सिंधु लिपि मोहनजोदाड़ो के स्थायी रहस्यों में से एक है। अब जो लिपियाँ हमें वहाँ से मिली है उसको अभी तक पढ़ा बहुत इम्पॉसिबल, अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो एक लेखन प्रणाली जिसे अभी तक पूरी तरीके से नहीं समझा जा सकता है। तो शहर की मोहरे, शिल्प लेखा, इसकी आर्थिक और प्रशासनिक प्रणालियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं, लेकिन लिपि स्वयं अभी तक समझ में नहीं आई है, जो इस प्राचीन सभ्यता के इर्द गिर्द रहस्य को और भी बढ़ा देती है। सॉरी, अगर इस लिपि को पढ़ा जा सकेगा तो पता चलेगा कि वहाँ के लोग क्या कहते थे, किस तरीके का भाषा बोलते थे, क्या करते थे, तो वो लिपि से पता चलेगा। लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो कुल मिलाकर मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी की सभ्यता की उन्नत शहरी नियोजना है, इंजीनियर और कलात्मक कौशल का एक प्रमाण है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में है। इसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है जो कि तक्षशिला, राइट। तक्षशिला आपका जो केस स्टडी में आ चुका है क्वेश्चन, और ये हर बार ये आता है, या तो शॉर्ट नोट में आएगा
ओके देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये रहा, तक्षशिला घाटी के अन्वेषण और खुदाई का एक संक्षिप्त विवरण कीजिए। तक्षशिला जो घाटी है उसमें खुदाई पर सर्वेक्षण में क्या मिला है, और कांचीपुरम इन्होंने दे दिया है, कांचीपुरम में पढ़ा चुकी हूँ, राइट। और दक्षिण भारत का इतिहास ये भी ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो अब ये क्या होता है, जैसे प्रतिष्ठान है, शिशुपालगढ़ है, बंदरगाह, यहाँ पर इसको एज ए बड़े क्वेश्चन में डाल देते हैं या उसको छोटे क्वेश्चनों में डाल देते हैं, राइट। तो मोहनजोदाड़ो को एज ए शॉर्ट स्टडी में भी डाल देंगे, तक्षशिला को शॉर्ट स्टडी में डाल देंगे और यहाँ से प्रतिष्ठान को उधर ले जाएंगे। ओके, इस तरीके का क्वेश्चन वो बनाएंगे। मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ तक्षशिला क्या होता है। तक्षशिला जो है ये मौर्य साम्राज्य है, जो मगध था, राइट। तो पूरा मौर्य साम्राज्य है, तो इसके जो हिस्से थे उसमें यहाँ पर आपका वज्र, मल्ली इस तरीके का आता था। तो यहाँ पर जो इस तरफ जो ये इस तरफ का ये वाला हिस्सा भी पहले भारत का ही हिस्सा था, राइट। अब जो भारत का अलग हो गया है, ये पहले ये वाला जो अफगानिस्तान वाला हिस्सा था, पाकिस्तान वाला हिस्सा था, ये भी भारत का ही हिस्सा था। तो यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता थी और यहाँ पर ये तक्षशिला है, राइट। ये जो तक्षशिला है ये बौद्ध काल से ही बनी हुई है। यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी भी बनी थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो यूपीएससी, यूजीसी, नेट सब में यही आता है। जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है वो भारत में जो सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है, जो बौद्ध काल में बनाया गया था। जिसे कहते हैं कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उच्च स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर एक विश्वविद्यालय बनाया गया था, जो कि 486 ईसा पूर्व में बनाया गया था, राइट। ये मौर्य साम्राज्य के टाइम पर ही बनाया गया था, राइट। वर्तमान में तक्षशिला घाटी पाकिस्तान में सिंधु और झेलम नदियों के बीच पोत के पठार के पश्चिमी भाग में है। यहाँ 3 नगरों जैसे कि भीर टीला, सिरकप और सिरमुख की खुदाई में से अनेक पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और जो कि 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक के मध्य के हैं, राइट। मैंने आपको कहा था ना 486 में तो यहाँ पर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी मौर्य साम्राज्य के द्वारा, राइट। तो ये जो एरिया है ये तक्षशिला का, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा आपका मगध साम्राज्य था, राइट। तो बहुत बड़ा था मगध साम्राज्य उस टाइम पे। ओके, तो इसमें आपको ये जो 3 पॉइंट है, इसके जो भीर का टीला है, सिरकप है और सिरमुख है, इसी को ही एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन में आगे जो मैंने किया है। तक्षशिला घाटी के सर्वेक्षण यानी कि जो खुदाई में क्या प्राप्त हुआ है, तक्षशिला की घाटी के पुरातात्विक सर्वेक्षण और उत्खनन का इतिहास मुख्य रूप से औपनिवेशिक काल में शुरू होकर आधुनिक युग तक फैला हुआ है। प्रारंभिक खोज 1860 और 1870 ईस्वी के आसपास में जो पुरातात्विक जनक सर अलेक्जेंडर कनिघम थे, उन्होंने जो है 1863 में और 1864 में और दूसरी खुदाई करी थी 1872 और 73 में पुरातात्विक सर्वेक्षण किया था। उसके बाद इस टीले में आधुनिक संरचना कला नामक स्थल को ये लिखा है सराय कला, ठीक है बेटा, सराय कला एक स्थल है यहाँ का, जो कि प्राचीनतम तक्षशिला का एक स्थल है, राइट। इसकी खोज किसने की थी, ये पाकिस्तानी सर्वे पुरातात्विक था, उसने खोज की थी। मैं अभी आपको आगे लिखा हुआ है। व्यापक उत्खनन और खोज इसका जो है 1930 में 1934 से हुआ था। उत्खनन का सबसे विस्तृत और वास्तविक कार्य सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया गया था। ओके, उसके बाद आता है उन्होंने लगभग 20 वर्षों तक खुदाई करके प्राचीन तक्षशिला की दुनिया के सामने इसका उजागर किया था। ओके, एक पॉइंट छूट गया है क्या यहाँ पर कोई? नहीं, ठीक है। ओके, उनकी टीम थी, उन्होंने लगभग 20 वर्षों तक खुदाई करके प्राचीन तक्षशिला को दुनिया के सामने लाए। तो उन्होंने 20 साल तक इसकी खुदाई करी थी, और इस खुदाई में जो 3 जगह स्थल मिले थे, 6 किलोमीटर के दायरे में उन्होंने खुदाई करी। तो वहाँ पर से भीर का टीला और सिरकम और सिरसुख, ये भीर का टीला मौर्यकालीन के प्रमाण मिलते हैं। सिरकप में इंडो ग्रीक पार्थियन, ये वाला जो एरिया होता है इसको इंडो ग्रीक सभ्यता कहते हैं। यहाँ पर इंडो ग्रीक यूनानी था, जो कि मिलिंद था, जो कि एक ग्रीक यूनानी था, और उसने बौद्ध की नागसेन गुरु जो थे, उनके बौद्ध गुरु थे, उनके शरण में जाके उनके साथ बातें करके उनसे ज्ञान प्राप्त करके वो उन्होंने एक ग्रंथ लिख दिया पाली भाषा में, जिसको मिलिंद पन्नो कहते हैं। अगर आप 103 MHI 1 पढ़ेंगे, MHI 103 का जब पेपर होगा तो उसमें भी आप देखेंगे कि मिलिंद पन्नो का जिक्र है, जो कि पाली ग्रंथ की भाषा में लिखा गया है। तो उसी को इंडो ग्रीक पार्थियन का जो राजा था वहाँ पर, मिलिंद पन्नो, ठीक है। सिरसुख जो कुषाण कालीन है, जो मार्थल के समय में ही तक्षशिला के आसपास अनेक बौद्ध स्तूप भी मिले हैं। वहाँ पर से धर्मराजी का स्तूप और विशाल मठों जैसे जौलियन और मेहरा मोरादू
का पता चला है। ठीक है, इन स्थलों से, ये आपकी बुक के ही पॉइंट है जो कि मैंने लिखे हैं। इन स्थलों से गांधार कला के अभ्युदय नमूने, पत्थर, मूर्तियों भारी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। 1960 के दशक में अहमद हसन दानी, अभी मैंने आपको बताया ना, अहमद हसन दानी जो कि पाकिस्तानी पुरातात्विक था, उसने सराय कला का सर्वेक्षण, उसको सराय कला मिली थी, ठीक है, खुदाई करके, और वो कि जो कि एक घाटी थी जो प्रौद्योगिक, प्रागैतिहासिक और नवपाषाण बस्तियों का पता लगाया था। किसने? पाकिस्तानी पुरातात्विक ने। ठीक है, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय 486 ईसा पूर्व की स्थापना हुई थी, जो कि यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर के नाम में ऐड कर लिया था 1980 में। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम डिटेल में जो 3 स्थल पाए गए हैं। सिरकप जो है ये तक्षशिला घाटी का एक प्रमुख नगर है, जो कि अपनी विशाल और विस्तृत बस्ती के लिए जाना जाता है, और यह नगर प्राचीन भारत में महत्वपूर्ण व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र में से एक है। राइट, सिरकप में पाए जाने वाले जो अवशेष हैं उनसे पता चलता है कि नगर एक समृद्ध और विकसित शहर था, जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यापारिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते थे। राइट, तो ये था सिरकप, और उसके बाद है सिरसुख जो है ये तक्षशिला घाटी का एक अन्य महत्वपूर्ण नगर है, जो अपनी विशिष्ट वास्तुकला के लिए, वहाँ पर सांस्कृतिक थी, व्यापारिक केंद्र था, और इसके अंदर क्या थी? एक विशिष्ट वास्तुकला थी और सांस्कृतिक विरासत थी। यह नगर प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ केंद्रों में से एक था। यहाँ पर बौद्ध केंद्र था, यानी कि बौद्ध की संगतियाँ होती थी यहाँ पर, है ना। अवशेषों से प्राप्त चलता है कि नगर महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र था। उसके बाद आता है भीरटीला जो है ये एक छोटा सा नगर था, जो कि अपनी विशिष्ट वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, और यह पाया गया है कि अवशेषों से पता चलता है कि यह नगर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक सांस्कृतिक केंद्र था। ठीक है, खत्म हो गया, कंप्लीट। लास्ट आपकी बुक का तो मैंने आपकी पूरी बुक आपको एक्सप्लेन कर दी है, इसका जो टॉपिक थे। राइट, लास्ट बुक है, कंप्लीट कर दी है। विशेष अध्ययन ब्राह्मणवाद आपका ये रह गया है एक टॉपिक। ठीक है, शिशुपालगढ़ भी मैंने आपको बता दिया है, शिशुपालगढ़ क्या है। राइट, ओके, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप यहाँ से ले लीजिए बेटा, मैं आपको स्क्रॉल कर देती हूँ। और अगर आपको किसी बच्चे को PDF चाहिए तो वो मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर डाल रखा है, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ से भी स्क्रीनशॉट करके ले लीजिए, पढ़ लीजिए, बिल्कुल सेम है, सिंपल भाषा में है, पढ़ेंगे तभी समझ आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते रहिए सबके लिए मैं स्क्रॉल कर देती हूँ बेटा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। कोई भी डिफ़िकल्टी आए आप मेरे को मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। वैसे भी मैसेज करेंगे तो मैं आपके कमेंट्स पढ़ के, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे लोग पढ़ते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो कमेंट्स करके एक मोटिवेशन सा मिल जाता है कि हाँ बच्चों के लिए कुछ करना है, बच्चे वेट कर रहे हैं। राइट, तो कमेंट्स करते रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, आपकी पूरी बुक मैंने एक्सप्लेन कर दी है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए। आपके लिए MHI 111 के लिए भी आपके लिए एक मैराथन लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।